स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे एनाब्लेटरी साइकिल के बारे में, और हम लोग देखे थे एनाब्लेटरी साइकिल कब चलता है। तो ये जस्ट प्यूबर्टी के जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो कुछ महीनों तक, यानी 12 से 15 महीनों तक ये एनाब्लेटरी साइकिल चल सकता है। या फिर मेनोपॉज, जब मेनोपॉज यानी परमानेंटली स्टॉप करने की बात होता है जब मेंस्ट्रुएशन, उसके पहले भी ये 10-12 महीने ये क्या इरेगुलर बोलते हैं एक तरह से होता है, जिसका मेंस्ट्रुएशन का टाइम पीरियड काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। तो उस साइकिल को हम लोग एनाब्लेटरी कहते थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग बात किए थे लास्ट वीडियो में कि गैमेटोजेनेसिस की तरफ। तो गैमेटोजेनेसिस में हम लोग मेनली फोकस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो गैमेटोजेनेसिस में हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? तो होता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन। तो जब स्पर्म यहाँ पे बनते हैं तो कहाँ बनते हैं? हम लोग एक साइट की बात करें, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? तो ये होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कहाँ होता है? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अगर बात करें तो ये टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है ये? टेस्टिस में। हम लोग ये पहले पढ़े थे टेस्टिस, उस समय आपको बताया गया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। इस ढंग से ये जर्मिनल एपिथेलियम बताया गया था उसमें ये, और इसी में कुछ सेल्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा डेवलप और कहता है नरिशमेंट देने का काम करता है। टॉलर सेल जिसको कॉलमनर सेपेट का होता है, ये ऐसे आपको रिप्रेजेंट किया गया था उस समय। ये इसको हम लोग सर्टोरी सेल या नर्व सेल कहते थे, या नर्व सेल कहते थे। तो ये साइट वही है। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनेगा? तो स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ जो जर्मिनल एपिथेलियम है, यहाँ पे हम लोग जिस सेल से बनेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, जो पार्टिसिपेट करेगा उस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनियम। तो यहाँ पे देखते हैं ये स्पर्मेटोगोनियम, ये एक सिंगल सेल जो क्या बनाने जा रहा है? ये इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सेल बनाने जा रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, उस सिंगल सेल को बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनियम। अब ये स्पर्मेटोगोनियम की प्लवाइडी बोले तो ये 46 होगा, और रिपीटेड क्या करेगा? यहाँ पे ये रिपीटेड माइटोसिस करेगा। ये माइटोसिस बोल रहे हैं, ये माइटोसिस करेगा। तो रिपीटेड माइटोसिस करने के बाद क्या होगा? ये बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम होगा। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनिया, यानी प्लूरल फॉर्म है। दैट इज अ सिंगुलर फॉर्म और ये प्लूरल फॉर्म, स्पर्मेटोगोनिया। हो रहा है क्लियर ये? अब इसी में अगर हम लोग बात करें तो इसी स्पर्मेटोगोनियम जो रिपीटेड करके बहुत सारा बनाएगा स्पर्मेटोगोनियम है, उसी को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। दैट इज द प्लूरल फॉर्म है ये, और ये सिंगुलर फॉर्म हुआ। यानी जब ये डिवाइड किया बहुत सारे सेल बन गए, बहुत सारे सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया, प्लूरल फॉर्म में ये। इसी में से कुछ सेल जो है डिफरेंसली क्या ग्रोथ करेगा? क्या करेगा? इसी स्पर्मेटोगोनिया में से क्या करेगा? डिफरेंसली ग्रोथ। और उस सेल को जो इन सभी ग्रुप में जो भी मास ऑफ सेल बनेगा उसमें से थोड़ा जो डिफरेंट होगा, इनसे डिफरेंसली ग्रोथ करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब आपसे पूछा जाए कि इसका प्लवाइडी क्या होगा, तो माइटोसिस से, ये भी उसी पूरा का पूरा सेल माइटोसिस से ही बना है, इसलिए इसकी भी प्लवाइडी 46 और इसका भी 46 ही होगा। लेकिन अब क्या होगा? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो थोड़ा डिफरेंटली ग्रोथ किया है यहाँ पे, ये क्या करेगा? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट। तो आप सेल डिवीजन अगर पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा ऐसा कि मियोसिस फर्स्ट में ही एक्चुअल में सेल क्या होता है? प्लवाइडी हाफ कर लेता है। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जो बनेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हुआ, ये जस्ट हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम के बारे में। तो ये 46 से क्या हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा ये, यानी जस्ट हाफ। यानी मियोसिस फर्स्ट में ही क्या होता है? प्लवाइडी हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाता है। तो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अब कितने हो गए? 43 क्रोमोसोम। अगर नंबर पूछा जाए आपसे तो अब हम लोग नंबर भी यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये एक सेल था, और ये एक सेल से मियोसिस फर्स्ट में हम जानते हैं कि एक सेल डिवाइड करता है तो 2 बनता है, तो इसकी संख्या 2 हो जाएगा। अब ये दोनों सेल क्या करेगा? मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड तो कितने हो जाएंगे? इसका नाम क्या होगा? स्पर्माटिड। स्पर्माटिड।
टिड बोलेंगे इसे ये। अब इसकी संख्या टोटल 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को दोनों डिवाइड किया यहाँ पे मियोसिस सेकंड, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ये। इसकी प्रोबेबिलिटी V23 ही होगा, क्योंकि आपको बताया गया होगा ऐसा कि मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस। तो जो माइटोसिस में क्रोमोसोम की नंबर सेम रह जाता है, इसलिए यहाँ 23, तो यहाँ भी 23 ही होगा। अब हम लोग बात करें कि स्पर्माटिड से जो आगे का जो इसका मार्फोजेनेटिकल यानी क्या बोलेंगे, तो मेटामॉर्फोसिस एक तरह से होगा यहाँ पे, यानी मार्फोजेनिक चेंजेस होता है इसके अंदर, और उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या कि जब ये मार्फोजेनिक चेंज होकर बनेगा तो उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ यानी सीधा बोलेंगे इसी को हम लोग स्पर्म कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ को। तो इसकी भी कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 23 ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ, जस्ट इसका मार्फोसिस चेंज हुआ है, यानी इसमें कुछ जो शेप साइज है वो बदले है इसका, और इसकी संख्या कितना 4 ही रह जाएगा ये। तो ये स्पर्मेटोजोआ। अब यही स्पर्म यानी क्या होता है चेंजेस, यहाँ पे प्रोसेस का नाम होता है जिससे ये चेंज करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्माटिलोसिस भी कहा जाता है इसे। तो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से स्पर्माटिड किस में कन्वर्ट कर जाता है, स्पर्मेटोजोआ में। तो अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की चेंजेस होता है, तो एक जस्ट आइडिया थोड़ा देते हैं कि ये ओवल शेप यानी स्पेरिकल शेप का है। अब देखिए ये स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से ये कैसा ऐसा हो गया ये टेल के साथ, यानी टैडपोल शेप लगभग बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोजोआ का शेप को। कैसा टैडपोल लार्वा, आप देखोगे फ्रॉग का लार्वा होता है, टैडपोल शेप का होगा ये। तो यही टैडपोल अब कहाँ जाता है, ये नरिशमेंट के लिए। देखिए यहाँ इसमें सेमनीफेरस ट्यूबल के अंदर ही बन रहा है ये। तो यहाँ अगर इस ढंग से स्पर्माटिड बना होगा तो ये कैसा होगा स्फेरिकल शेप का, और स्पर्मियोजेनेसिस से ये चेंज कर गया होगा किसमें, अब ये इस शेप में। अब ये सर्टोरी सेल क्या दे रहा होगा, इसी स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन देने का काम करता है ये। तो ये सारे इवेंट्स कहाँ हो रहे थे, ये इसी सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर हो रहा था। यही एक सेल जिसका नाम क्या बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम, जो डिवाइड करके इस ढंग से क्या बनाया फाइनली स्पर्मेटोजोआ। और ये स्पर्मेटोजोआ इस सर्टोरी सेल जो टॉलर सेल होता है इस जर्मिनल एपिथेलियम के बीच में, वो न्यूट्रिशन देने का काम करता है किससे, इस स्पर्मेटोजोआ को। तो ये चेंजेस क्या हुआ, देखिए एक सिंगल सेल से कहां तक, यहां तक पहुंचाइए। तो आपसे क्वेश्चन इस ढंग से ही पूछ सकता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटोजोआ देंगे, यानी कितने स्पर्म प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप यहाँ से कैलकुलेट देखिए, 1 से 2, 2 से ये 4, इस ढंग से ये। या फिर मियोसिस फर्स्ट किस में होता है ये पूछा जाता है। तो देखिए मियोसिस फर्स्ट जो हो रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हो रहा है। मियोसिस सेकंड किस में होता है, तो यहाँ होता है किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है। इसके बाद प्रोवाइडी भी पूछ देगा कि क्या तो मियोसिस सेकंड करवाया गया है, मियोसिस फर्स्ट करवाया गया है, तो उसके आगे वाले जो सेल बने रिजल्टेंट उसकी प्रोवाइडी क्या होगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। या फिर ये पूरे को क्या करेगा, दे देगा और एक मिसिंग कर देगा, बताइए ये कौन सा होगा। यहाँ पे जैसे ये दे देगा एरो डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं उससे, और बीच में एक मिसिंग कर देगा और उसे पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा होगा ये। तो ये कई तरह के क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किए जाते हैं ये। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी तरह से कहाँ हुआ, तो इस सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर। लेकिन अब होता कब है ये, तो हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एक मेल के अंदर होता है। मेल के अंदर ये स्पर्म बनते हैं। और मेल में स्पर्म कब बनते हैं, जब मेल प्यूबर्टी अटेन करता है। प्यूबर्टी अटेन पे ही क्यों बनता है, अगर ये रीजन पूछा जाए तो कहेंगे प्यूबर्टी के समय क्या होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और वही हार्मोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। यानी स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। और वो हार्मोन कहीं ना कहीं इंड्यूस करता है एट एज ऑफ प्यूबर्टी पे। वो हार्मोन जब एक्टिव होते हैं इंड्यूस करते हैं इस पूरे सिस्टम को, और इस ढंग से स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं कौन सा स्पर्म इस पूरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सा हार्मोन पार्टिसिपेट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हार्मोनल कंट्रोल ऑफ क्या स्पर्मेटोजेनेसिस को देखते हैं ये। तो आई थिंक अब समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा आपको ये। इसके बाद चले हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ये हम लोग अब देखेंगे। हार्मोनल कंट्रोल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आप 11th में पढ़े होंगे, हार्मोन का एक चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, उसी में हम लोग कई हार्मोन के बारे में जानते थे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे
कि ये कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो आप थोड़ा याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे 11th में, तो वहाँ पे हाइपोथैलेमस बताया गया था, और हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, कुछ हार्मोन रिलीज करते थे और वो रिस्पॉन्सिबल होता था आगे के हार्मोन के लिए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो कहेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है ये स्टार्ट। तो देखिए ये फिर से लिख रहे हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का जो एज होता है वो होता है प्यूबर्टी के समय, ये प्यूबर्टी। अब इस समय क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस यहां पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग GnRH कहते हैं, तो ये रिलीज करता है। यहां पे क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है एक GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स जो होगा GnRH, यहाँ पे हम लोग बात करें, वो रिलीज करेगा, और ये रिलीज करने से किससे, तो पिट्यूटरी से, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जिसको बोलेंगे, एंटेरियर पिट्यूटरी। तो इंटीरियर पिट्यूटरी से ये क्या करवाता है, तो सिक्रेट करवाता है। यहाँ पे देखिए ये हार्मोन रिलीज है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो रहा है पिट्यूटरी लोब से, यानी इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रेट करवाता है यहाँ पे दो तरह की हार्मोन, एक करवाता है FSH और दूसरा करवाता है कौन सा, तो आप पढ़े होंगे। और कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो आप LH के बारे में जाने होंगे, LH। ये LH हार्मोन जो है और ये FSH जो है, ये दोनों कहां से सीक्रेट होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से। अब हम लोग सबसे पहले LH के बारे में बात करते हैं। ये LH का टारगेट कहां होता है, तो ये जो LH है ये लेडिक सेल पे। अब कहेंगे कि ये लेडिक सेल क्या है, तो लेडिक सेल को ही एक नाम और है, इसे इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। अब ये आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कहाँ है, तो आप देखिए टेस्टिस पढ़े थे, उसमें इस ढंग से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिखाया गया था आपको, ये इस ढंग से ये। अब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, एक्चुअल में ये क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, और यहीं पे कुछ सेल्स होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सेल वही है, इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल बोलते हैं। ये सेल दिखा रहे हैं, ये लेडिक सेल के ऊपर एक्शन करता है ये। अब जब इसे क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल को, तो लेडिक सेल यहां से क्या सिक्रेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन, यानी क्या बोलेंगे, एक्चुअल में ग्रुप ऑफ जो हार्मोन्स होता है उसका नाम है एंड्रोजेंस। तो इसी एंड्रोजेंस में जो चीफ हार्मोन्स यहां पे है वो है टेस्टोस्टेरोन। तो लिखते हैं ये एंड्रोजेन, ये एंड्रोजेन हार्मोन को रिलीज करवाया। इसका सबसे चीफ हार्मोन है वो कौन है, ये टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन जो हुआ यही रिस्पॉन्सिबल हुआ क्या यहाँ पे, दैट स्टिमुलेट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करवाता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ सिक्रेट हुआ, लेडिक सेल, या उसी का नाम है इंटरस्टिशियल सेल। ये कहाँ होता है, तो देखिए ये हमने दिखाया था टेस्टिस में, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये इस ढंग से, ये इसी के बीच में एक लेडिक सेल भी दिखाते थे, टॉलर सेल, ये सॉरी लेडिक सेल कह रहा है, ये सर्टोरी सेल। तो इसके बीच में जो दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में गैप होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से भरा होता है, उसमें कुछ सेल्स भी होते हैं जो एंडोक्राइन नेचर का सेल होता है, और इसी का नाम क्या है, लेडिक या इंटरस्टिशियल सेल। तो इस ढंग से ये स्टिमुलेट किया किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए ये हार्मोन्स कहां से, हाइपोथैलेमस के थ्रू कहीं ना कहीं ये चला। अब ये जो FSH है इसका आप रोल देखते हैं, ये FSH क्या काम करता है ये, तो FSH को पूरा नाम हम लोग जानते हैं, इसका पूरा नाम था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसको बोलते थे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो FSH का रोल क्या होता है, FSH के बारे में आप जानते हैं कि FSH कहाँ एक्ट करता था ये, तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ग्राफियन फॉलिकल्स को ये क्या करता था, डेवलप करवाता था। किसे, ग्राफियन फॉलिकल को ये क्या करता है, डेवलप करवाता है यहाँ पे ये। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे FSH का क्या रोल है, तो FSH किसके ऊपर, अब बोलते हैं यहाँ पे मेल के केस में ग्राफियन फॉलिकल्स का क्या रोल होगा, ये तो फीमेल्स के केस में हम लोग पढ़े थे, ये फॉलिकल को क्या करता था, ये स्टिमुलेट करता था ये। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ पे FSH मेल के केस में क्या मेल के केस में सीक्रेट होगा, सबसे पहले बात तो यही कहेंगे। तो देखिए इंटीरियर पिट्यूटरी लोब, पिट्यूटरी सबके पास होता है, मेल और फीमेल सबके पास होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या मेल के केस में सीक्रेट होगा, तो होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। इसका तो रोल देख लिए यहाँ पे कि लेडिक सेल के ऊपर एक्शन कर रहा है ये। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी फॉलिकल्स, तो मेल के केस में तो ग्राफियन फॉलिकल्स तो है नहीं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे कहेंगे कहीं ना कहीं ये जब आ रहा है तो इसी में इसका रोल होगा कहीं ना कहीं, तो सोचेंगे कहाँ ये एक्ट कर रहा है ये FSH। तो इसके एक्शन की अगर बात करें हम लोग, तो चलिए यहाँ पे लिख सर्टोरी सेल। देखिए ये सर्टोरी सेल के ऊपर एक्शन करता है ये। अब सर्टोरी सेल क्या करवाता है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं इन्हांस करेगा। क्या करेगा यहाँ पे सर्टोरी सेल, इन्हांस करता है किसको, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को, जो अब हम लोग पढ़े थे ये। तो ये इन्हांस स्पर्मियोजेनेसिस, यानी जो अभी हम लोग पढ़े हैं, जो अभी स्पर्माटिड जो था, स्पर्माटिड जिसका शेप हम लोग दिखा रहे थे ओवल, और ये फिर स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से क्या बन रहा था, ये स्पर्मेटोजोआ। अब ये स्पर्मेटोजोआ में बोले थे टैडपोल, तो ये से ये जो शेप है इसको इनहांस करवाता है ये कहीं ना कहीं, कौन, सर्टोरी सेल। तो ये एक था क्या, यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल हम लोग देखे कैसे ये क्या होता है, कंट्रोल होता है हार्मोन्स का यहाँ पे ये। तो ये था ये। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं कि ये स्पर्मेटोजोआ का शेप कैसा होता है, यानी शेप ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो ये देखते हैं यहाँ पे ये। तो स्पर्मेटोजोआ का अगर शेप देखें हम लोग, तो एक रफली अगर हम लोग देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो एक रफली इस रंग से देख सकते हैं ये। इस रंग से ये स्पर्मेटोजोआ, यहाँ पे कुछ इस रंग से ये एक पाया जाएगा, यहाँ न्यूक्लियस होगा, और ये यहाँ पे एक और सेल दिखा सकते हैं यहाँ पे ये लोब की तरह, ये इसके अंदर कुछ इस रंग से ये। तो एक रफ हम डायग्राम दिखाने की कोशिश करेंगे, हम लोग अगले वीडियो में इसे डिटेल देखेंगे स्ट्रक्चर ये। तो इस पार्ट का नाम एक्रोजोम कहते हैं ये एक्रोजोम हुआ ये हेड पार्ट हो गया ये, इसी में न्यूक्लियस होता है ये, और ये नेक हो गया ये नेक पार्ट हो गया, ये बॉडी पार्ट कहलाता है ये, और ये टेल पार्ट हुआ ये। इस टेल पार्ट में अगर हम लोग अरेंजमेंट की बात करें तो ये 9+2 अरेंजमेंट होता है। एक्सेल फिलामेंट यहाँ होते हैं, ये इस ढंग से दिखाते हैं, ये एक्सेल फिलामेंट होता है, इसका अरेंजमेंट 9+2 होता है। तो इस ढंग से ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस में ये स्पर्मेटोजोआ, एक स्पर्म का हमने रफली डायग्राम बताया ये। अब इसी बॉडी पार्ट में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो इस पूरी बोलते हैं क्या, इसमें एक्रोजोम में क्या होता है, इंजाइम होता है। क्या होता है, इंजाइम, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम। तो ये जो जब क्या होता है, मीटिंग विथ होवा होता है, तो इसी से इंजाइम निकलता है और वहाँ पे डाइजेशन कर कर ये आगे इन्वेट करने का काम करता है। हेड में यहीं पे ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, हेड के अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा है, हैप्लॉइड है। यानी हैप्लॉइड कहने का मतलब 23, क्योंकि ये मेटामियोसिस डिवीजन से बनकर आया है ये। तो इसी के अंदर हम लोग बात करें तो इसी न्यूक्लियस के अंदर 23 होगा ये क्या, क्रोमोसोम से। यहाँ क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने का काम करेगा ताकि ये आगे प्रोपेल करे ये फॉर्म, और ये उसमें मदद करता है। ये टेल का क्या होगा, मूवमेंट होगा, लेटिंग मूवमेंट करेगा ये, फ्लशिंग मूवमेंट यहाँ से, और स्पर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक सिंगल क्वाइटस में कितने होते हैं संख्या, तो ये 200 to 300 मिलियन होता है ये। अब इस 200 to 300 मिलियन में अगर बात करें यहाँ पे, तो कितने क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए एक तरह से यहाँ पे, नॉर्मल शेप एंड साइज का। तो लगभग कितना, 60%, जो 200 से 300 मिलियन है उसमें 60% क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप साइज का होना चाहिए। और इसमें से अगर बात करें फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, तो कम से कम 40% ऐसे स्पर्म होना चाहिए, स्पर्मेटोजोआ होना चाहिए जिसके पास क्या हो, तो विग्रस मोटिलिटी हो, यानी उसकी मोटिलिटी काफ़ी अच्छा हो, तब जाकर वो क्या करेगा, फलोपियन ट्यूब में जाकर वहाँ से फर्टिलाइज करेगा ये।
तो ये था यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ से रिलेटेड। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक डिटेल्ड डायग्राम। यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस को थोड़ा, कि स्पर्मियोजेनेसिस ये स्पर्माटिड से ये जो इससे अपने कन्वर्ट होता है तो कैसे होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये